महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। अध्ययन के स्रोत। साहित्यिक स्रोत। वैदिक काल की तुलना में इस काल में अध्ययन के स्वरूप में साहित्यिक सामग्री की बहुलता है। धार्मिक साहित्य के साथ साथ गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य भी उपलब्ध है। धार्मिक साहित्य में भी ब्राह्मण साहित्य के साथ साथ बौद्ध और जैन साहित्य भी उपलब्ध है। इस प्रकार साहित्यिक सामग्री में पर्याप्त विविधता है। इसका एक फ़ायदा हमें यह मिलता है कि हम एक सामग्री का दूसरे सामग्री के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर कहीं बेहतर तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, कुछ उपनिषद, 6 वेदांगों के सूत्र का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र फिर सूत्र साहित्य का प्रबोधायन अपास्तव, गौतम एवं वशिष्ठ की टीकाएं भी महत्वपूर्ण हैं, किंतु ब्राह्मण साहित्य समाज के उच्च वर्णों को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जबकि निम्न वर्गों की अवहेलना हुई है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक यथा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण है। सुत्त पिटक में भी अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय आदि से इस काल की राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक व्यवस्था पर विशेष प्रकाश पड़ता है। उसी प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि महत्वपूर्ण हैं। सबसे बढ़कर बौद्ध एवं जैन साहित्य, जो क्रमशः पाली प्राकृत में लिखा गया इतिहास लेखन में वैकल्पिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं तथा समाज की अपेक्षाकृत निम्न वर्ग के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। गैर धार्मिक साहित्य इसमें हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गणना कर सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ अंश पूर्व मौर्य काल का है। विदेशी साहित्य में इस काल में उत्तर पश्चिम में ईरानी और यूनानी आक्रमण हुआ था, इसलिए कुछ यूनानी लेखकों ने भी उत्तर पश्चिम के इतिहास पर प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने लिखा है। तत्पश्चात सिकंदर के साथ आए हुए कुछ विद्वान निरयाकस, केसियस, अनासिक्रिटीज आदि ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर प्रकाश डाला है। इस तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम के इतिहास को जानने का हमारे पास एकमात्र स्रोत यूनानी विवरण ही है। सबसे बढ़कर जब यूनानी लेखक के द्वारा प्रयुक्त शब्द सेंड्रोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की तो फिर भारतीय इतिहास की गुत्थियां स्वयं सुलझ गईं। पुरातात्विक साक्ष्य में साहित्यिक साक्ष्य की अपनी सीमाएं हैं। साहित्यिक ग्रंथों को बहुत आगे चलकर लिखित रूप दिया गया, इसलिए यहाँ प्राथमिकता का प्रश्न उपस्थित होता है। स्वाभाविक रूप से वहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का महत्व स्थापित हो जाता है। उत्तरी काली पॉलिस्टार मृदभांड NBPW, इसका संबंध महाजनपद काल से जोड़ा जाता है। इसका विस्तार चित्रित धूसर मृदभांड की तुलना में कहीं अधिक है। इसके लगभग 1500 स्थल प्राप्त हुए हैं तथा यह उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से पूर्व में ताम्लुक, बंगाल तथा दक्षिण में अमरावती तक फैला हुआ है। यह मृदभांड पूर्व मृदभांडों से उत्पन्न है तथा यह उन्नत भौतिक अवस्था को दर्शाता है। पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्राएं। भारतीय उपमहाद्वीप में आहत मुद्राओं का प्रचलन लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। ये मुद्राएं चांदी एवं तथा तांबे से निर्मित होती थी तथा इन पर कई तरह के चित्र बनाए जाते थे। इस काल में पटना के गोलकपुर से नंद शासकों का शासनकाल में आहत सिक्के मिले हैं। ये सिक्के व्यापारिक निगमों के द्वारा जारी किए जाते थे, राजवंशों के द्वारा नहीं।
इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण। महाजनपद काल के इतिहास के अध्ययन में दो भिन्न दृष्टिकोण के बीच टकराहट देखी जा सकती है, एक राष्ट्रवादी तथा दूसरा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। किंतु साथ ही दो अन्य दृष्टिकोणों के बीच भी हम टकराहट पाते हैं, वे है मार्क्सवादी और संशोधनवादी। टकराहट के मुख्य बिंदु हैं राज्य निर्माण संबंधित विवाद। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आर्य आक्रमण से जोड़ने का प्रयास किया गया, किंतु मार्क्सवादी विद्वानों ने इस गंगा घाटी में होने वाले उत्पादन अनुशेष से जोड़कर देखा है। उसी प्रकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार मगध साम्राज्य के विकास को मगध के शासकों की सैन्य एवं कूटनीतिक दक्षता का परिणाम माना जाता था, किंतु मार्क्सवादी विद्वानों ने उन्हें महज पूरक कारक करार दिया तथा इसका मुख्य कारक तात्कालिक भौतिक एवं भौगोलिक कारक को माना जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रवादी परंपरा वाले विद्वान A.S. अल्तेकर ने भारतीय गणतंत्र की बड़ी प्रशंसा की है और उसकी तुलना यूनान एवं रोमन के गणतंत्रों से की है। दूसरी तरफ मार्क्सवादी विद्वानों ने इन अराजक गणतंत्रों को कुलीन तंत्र कहा है तथा उन्हें एक पिछली हुई पद्धति का प्रतीक माना है। राष्ट्रवादी परंपरा ने बौद्ध एवं जैन को महज बुद्ध और महावीर जैसे संतों की वैचारिक उपलब्धि के रूप में देखा था। वहीं मार्क्सवादी परंपरा ने इन्हें तात्कालिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से जोड़कर देखा गया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार द्वितीय नगरीकरण में लौह उपकरण के प्रयोग की भूमिका सर्वप्रमुख रही है। वहीं संशोधनवादी दृष्टिकोण के अनुसार द्वितीय नगरीकरण में लौह उपकरण की भूमिका को कम करके आंका गया है। राज्य निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। यथा एक तरफ इसे आर्य आक्रमण की अवधारणा से जोड़ने का प्रयत्न किया गया, वहीं दूसरी तरफ इसे भारत में प्रचलित आंतरिक विविधता के परिणाम के रूप में देखे जाने का प्रयास किया गया है। किंतु राज्य निर्माण को उत्पादन अनुशेष से जोड़े जाने की जरूरत है। राज्य निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से आरंभ हुई, 1500 से लगभग 1500 ईसा पूर्व तथा प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पूरी हुई 1500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। आरंभ में चूंकि अधिशेष उत्पादन की स्थिति नीचे थी, इसलिए राज्य व्यवस्था का विकास नहीं हुआ और राज्य जन आधारित बना रहा। कर व्यवस्था स्थापित नहीं हुई और न ही स्थायी सेना व नौकरशाही का विकास हुआ। किंतु उत्तर वैदिक काल में स्थिति थोड़ी सुधरी, क्योंकि अधिशेष उत्पादन में वृद्धि हुई। इस कारण से राज्य क्षेत्र आधारित हो गया और राजा की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई। कर प्रणाली भी पहले से बेहतर हुई। चूँकि उत्पादन का स्तर नीचा था, इसलिए स्थायी सेना एवं स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हुआ। इसलिए राज्य निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया महाजनपद काल में चलकर पूरी हुई, क्योंकि मध्य द्वाब क्षेत्र में कृषि के विकास एवं लौह उपकरण के प्रयोग से बेहतर उत्पादन अनुशेष उत्पन्न हुआ। इस कारण से इस काल में कर प्रणाली भी स्थापित हुई तथा स्वतंत्र सेना एवं नौकरशाही की स्थापना हुई। अब राजा को वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में स्थापित किया गया। जनपदों में महाजनपदों के विकास का कारण युद्ध के माध्यम से प्रसार। जिन जनपदों को लौह उपकरण की उपलब्धता से बेहतर प्रकार के युद्धोपकरण बना सकते थे, जिन जनपदों के आर्थिक आधार मजबूत थे तथा संसाधनों की उपलब्धता अधिक थी, वे अपने पड़ोसी जनपदों को दबाकर आगे बढ़ गए। इस प्रकार 16 महाजनपदों का विकास हुआ। ये महाजनपद इस प्रकार थे: अवंती, अंग, अस्मक, चेंदी, गांधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, वज्जी, वत्स। राज्य निर्माण के विभिन्न चरण। राज्य निर्माण किसी भी समाज में एक गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि यह बहुविध स्तरों पर संबंध परिवर्तनों को रेखांकित करता है। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में राज्य के अभाव से राज्य के निर्माण तक की प्रक्रिया को द्रुत परिवर्तन का काल माना जाता है। ऋग्वैदिक समाज को कबायली समाज कहा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल में राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह संक्रमण की प्रक्रिया दूसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंत से प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी
ईसा पूर्व के मध्य तक चली। राज्य निर्माण के संदर्भ में कई तरह की विचारधाराएं एवं सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य निर्माण में एक विजय का सिद्धांत दिया जाता है। कुछ विचारकों के द्वारा ये माना गया कि आर्यों के द्वारा देसी जनसंख्या पर विजय के साथ राज्य निर्माण का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो गया, परंतु एक दूसरी दृष्टि से आंतरिक स्थिरीकरण एवं विविधता को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्थिरीकरण एवं वर्णभेद राज्य निर्माण के लिए आवश्यक कारक है, क्योंकि स्थिरीकरण एवं वर्गभेद ने एक आंतरिक संघर्ष को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप मध्यस्थ या शक्तिशाली कुलीन वर्ग अस्तित्व में आया। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने प्राच्य निरंकुशता एवं एशियाई उत्पादन प्रणाली एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के संदर्भ में राज्य निर्माण की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने यह माना कि इस मॉडल में राजा एक निरंकुश शासक का रूप ले लेता है और वह ऊपर के स्तर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, जबकि जनता नीचे के स्तर पर ग्रामीण लोकतंत्र के रूप में स्थापित होती है। कुछ विद्वानों ने अत्यधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को राज्य निर्माण से जोड़ने की कोशिश की है। दूसरे विचार में अत्यधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता सामाजिक स्थिरीकरण को जन्म देती है। फिर राज्य निर्माण में नगरीय केंद्र एवं व्यापार की भूमिका को भी प्रमुख माना गया है। राज्य निर्माण के प्रारंभिक चरण प्राइमरी स्टेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन। उत्तर भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्रमिक रही। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में राज्य के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखते हैं। इस काल में पशुपालन की प्रधानता थी तथा आर्य अर्ध घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। इस काल में लोग पशुचारण एवं शिकार के उद्देश्य से अपने को टोलियों में संगठित करने लगे। इस तरह टोलियों का विकास हुआ और फिर टोली से लोगों नातेदारी का संबंध हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर गोत्र का विकास हुआ, अर्थात यह चरण राज्य निर्माण के प्रारंभिक चरण को व्यक्त करता है। विकास के दूसरे चरण का संकेत वंश पर आधारित कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वैदिक समाज इस चरण को व्यक्त करता है, जबकि राजनीतिक सामाजिक पद्धति कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस काल में साहित्य जन विश्व ग्रह आदि शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ऋग्वैदिक आर्यों के घुमक्कड़ जीवन की ओर संकेत करता है। कुल मिलाकर इस काल में सामाजिक असमानता नहीं देखने को मिलती। दूसरी तरफ राजनीतिक ढांचा भी एक प्रकार के कबालाई सरदार तंत्र पर आधारित था। अर्थव्यवस्था भी महज निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। अंततः राज्य के आवश्यक घटक इस चरण में भी अनुपस्थित रहे। राज्य निर्माण की तीसरी अवस्था सिंध गंगा के विभाजन तथा ऊपरी गंगा घाटी में देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल के विकास के इस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल में पशुचारण के बजाय कृषि मुख्य आर्थिक पेशा बन गई तथा उत्पादन निषेध की गुंजाइश के साथ कबीलाई संरचना में दरारें उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप वर्णभेद पर आधारित समाज के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। एक उत्तर वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में एक सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है। इसमें ब्राह्मण को भेंट स्वीकार करने वाला, जीविका ढूंढने वाला तथा ऐसा व्यक्ति कहा गया है जो राजा की इच्छा से हटाया जा सकता है। वैश्य को करदाता तथा दूसरे द्वारा योग एवं इच्छानुसार सताया जाने वाला बताए गए हैं। शूद्र के विषय में कहा गया है कि इच्छा होने पर उन्हें तारण दिया जाए तथा किसी समय कार्य करने पर बाध्य किया जाए। दूसरी तरफ इस काल में राज्य स्पष्ट रूप में जन आधारित होने के बजाय क्षेत्र आधारित बन गया। क्षेत्रीय तत्व के उदय के साथ स्वभावतः राजा एवं उसके नातेदारों का कुल व कबीले से जो लगाव था वह घटने लगा। सभा एवं समिति जैसे संस्थाओं ने अपना महत्व खो दिया। साथ ही क्षेत्र के विस्तार के कारण राज्य में केवल प्रजातियों के वंशज ही नहीं रहते, बल्कि अवैदिक जनजाति भी रहती थी। इसके परिणाम स्वरूप वंश परंपरा आवश्यक रूप से कमजोर पड़ गई। फिर भी इस चरण में भी राज्य निर्माण के कुछ आवश्यक घटक अनुपस्थित रहे। यद्यपि सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, परंतु इस काल में राज्य के प्रमुख रूप से राजा वर्ण व्यवस्था के समर्थक के रूप में प्रकट नहीं होता है।
सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया तो छठी ईसा पूर्व एवं उसके पश्चात ही पूरी हुई। दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में वस्तुओं का वितरण उतना व्यापार द्वारा नहीं होता था जितना पारंपरिक भेंटों एवं आदान प्रदान द्वारा। साथ ही इस काल में राजपद की भी अपनी सीमा थी। सीमित उत्पादन अधिशेष की स्थिति में स्थायी सेना एवं रक्त संबंध से पृथक स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हो सका। इस काल में राजनीतिक संस्थाओं पर कबायली तत्वों का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि युद्ध में जाने से पूर्व राजा अपने कबीले के लोगों के साथ सामूहिक भोजन ग्रहण करता था। यह दर्शाता है कि इस काल में भी राजा की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी। कुल मिलाकर इस काल में भी ठोस भौतिक आधार, सुस्पष्ट वर्ग समर्थक और सार्वजनिक मान्यता का अभाव था, जो राज्य निर्माण का एक आवश्यक कारक होता है। राज्य के निर्माण का अंतिम चरण ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। इस काल में वे घटक जो राज्य निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं उत्पन्न हुए हैं। सर्वप्रथम मध्य गंगा घाटी में कृषि का विस्तार हुआ। इस काल में कृषि के क्षेत्र में कुछ तकनीकी परिवर्तन देखे गए। उदाहरण के लिए लोहे के उपकरण का प्रयोग तथा धान की रोपाई की पद्धति का विकास हुआ। इस काल में सर्वप्रथम दासों एवं कर्मकारों को कृषि के क्षेत्र में लगाया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में व्यापक अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई। अंततः जब जनसंख्या के एक ऐसे हिस्से को भी जो उत्पादन में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते थे अनाज सुनिश्चित किए गए। इसके परिणाम स्वरूप शासक वर्ग, कारीगर और सन्यासी समूहों का विकास हुआ। कृषि के विकास ने शिल्पों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया। इसके परिणाम स्वरूप वाणिज्य, व्यापार तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अंततः छठी सदी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ तथा सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में दोबारा नगर देखे जाने लगे। इस तरह छठी सदी ईसा पूर्व में आर्थिक परिवर्तन ने राज्य को एक ठोस भौतिक आधार प्रदान किया। आर्थिक विकास ने आर्थिक विभाजन तथा इसके साथ ही सामाजिक विभाजन को भी जन्म दिया। अंततः छठी सदी ईसा पूर्व तक कबायली संरचना टूट गई थी तथा उसका स्थान वर्ण भेद पर आधारित समाज ने ले लिया था। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया तथा वर्ण भेद पर आधारित एक जटिल सामाजिक व्यवस्था स्थापित हुई। उपयुक्त परिवर्तनों ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया। राज्य को एक ठोस आर्थिक एवं सामाजिक आधार प्राप्त हुआ। करारोपण प्रणाली स्थापित हो गई। स्थायी सेना एवं रक्त संबंध में से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ। लोहे की उपलब्धता के कारण युद्ध उपकरणों का व्यापक निर्माण संभव हुआ तथा क्षेत्रीय प्रसार एवं विजय के द्वारा छोटे छोटे जनपदों ने बड़ी महाजनपदों का रूप ले लिया। राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बढ़ी तथा राजत्व की सुस्पष्ट अवधारणा विकसित हुई। इसकी झलक हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। इस तरह राज्य निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई। गणतंत्र का उदय। छठी सदी ईसा पूर्व का काल गंगा घाटी में महान परिवर्तनों का काल था। यह वह काल है जब कबायली समाज राज्यव्यवस्था के अंतर्गत संगठित होने लगा। इस काल में पाली ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपदों की सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पाली ग्रंथ हिमालय की तलहटी में अराजक गणतंत्रों का भी जिक्र करते हैं। उत्तर भारत में 10 अराजक तंत्र का जिक्र हुआ है। उधर यूनानी विद्वानों ने सिंधु घाटी तथा उत्तर पश्चिम में कई गणतंत्रों की सूचना दी है। पाली ग्रंथों के अनुसार कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमगिरी के भग्ग, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलीय, पिपलीवन के मौर्य, अलकप के बुल्ली, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी गणतंत्रों में शामिल थे। उसी प्रकार यूनानी विद्वानों ने मालव, क्षुद्रक, यौधेय, अर्जुनायन आदि गणतंत्रों का जिक्र किया गया। ये अराजक गणतंत्र
अपने स्वरूप में समकालीन राजतंत्र से भिन्न थे। जहाँ राजतंत्र की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती थी, वहीं अराजक गणतंत्र में शक्ति व्यक्ति समूह में होती थी। उदाहरण के लिए वैशाली में के लिच्छवी के संदर्भ में हमें यह सूचना मिलती है कि 7,707 राजा एक ही साथ सभागार में बैठते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणतंत्र में सत्ता कुलीन समूह में निहित होती थी। कुछ कुलीन इन कुलीनों को अपनी सेना रखने तथा कर संग्रह का अधिकार प्राप्त था। अगर गौर से देखा जाए तो ये अराजक गणतंत्र वास्तव में कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार से इन गणतंत्रों में समकालीन राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों को, जो एक सशक्त राजतंत्र के उद्भव एवं वर्ण जटिलता पर आधारित था, अस्वीकार कर दिया। अराजक गणतंत्रों के पतन का कारण अगर गौर से देखा जाए तो इन गणतंत्रों की तुलना में समकालीन राजतंत्र का आर्थिक आधार अधिक मजबूत था। उदाहरण के लिए अधिकतर महाजनपद उपजाऊ क्षेत्र में स्थापित थे, वहीं उत्तर भारत के ये गणतंत्र हिमालय की तलहटी में जो क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था अवस्थित थे। ये अराजक गणतंत्र संगठन एवं विचारधारा के स्तर पर अपने आप को राजतंत्र से पृथक नहीं कर सके हैं। यथा इन गणतंत्रों के अंतर्गत कार्य करने वाले अनेक अधिकारियों के पद नाम उसी नाम पे मिलते हैं, जैसा कि हम समकालीन राजतंत्र में देखते हैं। उसी प्रकार इन गणतंत्रों ने भी अपनी प्रजा पर उसी प्रकार का कठोर अंकुश लगाया, जैसा कि समकालीन राजतंत्र में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि एक बार जब महात्मा बुद्ध पावा की यात्रा पर थे, तो मल्ल गणतंत्र ने लोगों को यह आदेश जारी किया कि वे महात्मा बुद्ध के स्वागत के लिए सड़क पर खड़े होंगे। उसी प्रकार वैशाली में लड़कियों का विवाह एक से दूसरे मल्ल तक ही हो सकता था, उन्हें स्वतंत्र रूप से विवाह की अनुमति नहीं थी। ये अराजक गणतंत्र एक पिछड़ी हुई व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये अभी भी वही कबायलाई समानता के स्वभाव को बनाकर रखना चाहते थे जो राजतंत्र एवं वर्ण व्यवस्था की विकास के साथ पीछे छूट गए थे। यही वजह है कि ये राजतंत्र का सामना करने में विफल रहे और अंततः स्वतंत्र राजतंत्र निगल लिए गए। अगर गौर से देखा जाए तो ये गणतंत्र न होकर एक प्रकार के अभिजात तंत्र थे। इनमें सामान्य लोगों को भागीदारी नहीं होती थी, अपितु महज मुट्ठी भर कुलीन इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अंततः बहुत ही स्वाभाविक है कि इन्हें अपनी जनता का पूरा सहयोग एवं समर्थन प्राप्त नहीं था। मगध साम्राज्य के उदय के विषय में कुछ दशक पूर्व यह आम धारणा थी कि जिस प्रकार एक धार्मिक दार्शनिक पद्धति के रूप में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मस्तिष्क की उपज थी, उसी प्रकार एक राजनीतिक विकास के रूप में मगध का उत्कर्ष केवल सैन्य बल, राजनीतिक और कुटिल कूटनीति के कारण हुआ। इसके मुख्य अभिकर्ता बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महाज, पद्मनंद एवं अथवा चंद्रगुप्त मौर्य थे। किंतु जब हम संपूर्ण घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ठोस भौतिक तथ्यों से पृथक कर मगध साम्राज्य के उद्भव की व्याख्या नहीं की जा सकती। मगध की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति ने उसके उदय को ठोस आधार प्रदान किया। मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रिज विभिन्न पहाड़ियों से घिरी हुई थी। उसके पास व्यापक प्राकृतिक संपदा थी। इस आधार पर वह न केवल शत्रुओं के सीधे आक्रमण से बची रह सकती थी, बल्कि लंबे समय तक आक्रमण का प्रतिरोध भी कर सकती थी। मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग के समान थी। दूसरे नदियों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक व्यापारिक महत्व भी बढ़ गया था। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी मगध लाभदायक स्थिति में था। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार का क्षेत्र मगध में शामिल हुआ था। यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उन्नत था। आरंभिक आहत मुद्रा के ढेर इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त मगध के पक्ष में कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए मगध में जंगलों, हाथियों एवं लकड़ियों की बहुलता थी।
अतः जहाँ लकड़ी के कारण निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन मिला, वहीं हाथियों की उपलब्धता के कारण एक सशक्त गज सेना स्थापित हुई। लौह भंडार की दृष्टि से भी मगध लाभप्रद स्थिति में था। इस क्षेत्र में उपलब्ध लोहे के भंडार का उपयोग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण तथा कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए सफलता पूर्वक किया गया। मगध के उदय में जहाँ यहाँ के लोगों की सामाजिक तत्परता तथा उनका विरोधी होना जैसा कारक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मगध का क्षेत्र आर्य सभ्यता के प्रभाव से बाहर रहा था। अंत इसकी दृष्टि रूढ़ी मुक्त थी तथा इसमें प्रसार की अदम्य आकांक्षा विद्यमान थी। फिर कुछ महत्वाकांक्षी मगध शासकों की सैनिक और कूटनीतिक सफलता भी मगध साम्राज्य की सफलता का कारण बन गई। यथा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को प्रोत्साहन देने के क्रम में कई प्रकार के उपकरण अपनाए। प्रथमतः उसने सैनिक प्रसार पर बल दिया तथा अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। दूसरे, उसने 16वीं तथा 17वीं सदी के यूरोपीय शासकों की तरह वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपनी राजनीतिक कूटनीतिक स्थिति मजबूत की। यथा उसने कौशल, वज्जी संघ, मद्र क्षेत्र तथा विदेश क्षेत्र से वैवाहिक संबंध कायम किए। कौशल से उसे काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। फिर कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत कर ली। उदाहरण के लिए अवंती तथा तक्षशिला के साथ उसके कूटनीतिक संबंध थे। दूसरी तरफ बिंबिसार ने प्रशासनिक सुधार के लिए भी कदम उठाए, यथा स्थायी सेना का निर्माण, भूमि की पैमाइश आदि। बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। सर्वप्रथम उसने 16 वर्षों की निरंतर प्रयत्नों के पश्चात वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर आगे कौशल महाजनपद के विरुद्ध भी उसे सफलता मिली। उसने कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। आगे एक महत्वाकांक्षी शासक शिशुनाग के अंतर्गत मगध साम्राज्य का प्रसार हुआ। शिशुनाग को एक शक्तिशाली मगध महाजनपद अवंती के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई और उसने 100 वर्षों की प्रतिस्पर्धा का अंत करते हुए अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर नंद वंश की स्थापना के साथ मगध साम्राज्य को और भी प्रगति मिली। महापद्मानंद एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में स्थापित हुआ। उसने पूर्व के कलिंग की ओर विस्तार किया तथा कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। नंद वंश के पश्चात स्थापित मौर्य वंश के अंतर्गत मगध साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में फैल गया। मौर्य साम्राज्य की सफलता की कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से आरंभ होती है। उपयुक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर उत्तर पश्चिम में व्यास नदी से सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उसने अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से वंचित कर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु से दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैल गया। इसके बाद भी प्रसार की प्रक्रिया चलती रही। उदाहरण के लिए 305 ईसा पूर्व के लगभग सीरियाई शासक सेल्यूकस के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक सफलता मिली। इसके परिणाम स्वरूप एरियाना का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गया। इसमें एरिया, हेरात, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान, पेरीपेमिस, दई, काबुल और अरकोसिया, कंधार के क्षेत्र शामिल थे। इस प्रकार अब मौर्यों की सीमा उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश तक पहुंच गई। प्रायद्वीप भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रसार किसने किया, यह एक विवाद का विषय है, क्योंकि इस मत के अनुसार इसका श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। इस प्रकार अशोक के काल तक मौर्यों की सीमा दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक पहुंच गई। फिर अशोक ने कलिंग क्षेत्र के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखते हुए इसे दोबारा जीत लिया। तत्पश्चात उसने साम्राज्यवाद की प्राथमिकता को परिवर्तित कर दिया। वस्तुतः अशोक महान के काल का मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र तक फैल चुका था। उत्तर प्रदेश में यह हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में महास्थान तथा दक्षिण में ब्रह्मगिरी तक फैल चुका था। यही वजह है कि अशोक ने इस क्षेत्र के विजय के बदले जीते गए क्षेत्र के संगठन पर विशेष बल दिया। अशोक की धम्म नीति
की व्याख्या इस संदर्भ में की जा सकती है। इस प्रकार अशोक कम से कम अपने जीवन काल में उस त्रासदी से बच गया जिसका सामना आगे मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब जैसे शासकों को करना पड़ा। भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण का प्रभाव। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रदेश में जो घोर राजनीतिक अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था। यह क्षेत्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उदाहरण के लिए मद्र, कंबोज, गांधार इत्यादि तत्कालीन साहित्य में उल्लेखित विभिन्न महाजनपदों में से मात्र कंबोज तथा गांधार ही इस क्षेत्र में थे। इन छोटे छोटे राज्यों के अंदर किसी ऐसे सार्वभौमिक शक्ति केंद्र का विकास नहीं हो पाया था जो इसके मध्य राजनीतिक एकता स्थापित कर सकते थे। दूसरी तरफ सिंधु की उपजाऊ घाटी इस क्षेत्र को समृद्ध बनाती थी। राजनीतिक अस्थिरता तथा समृद्धि का एक साथ होना किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन था। इसी सिद्धांत में ईरान के अखमीनी शासकों के तहत तीव्र प्रसार का अभियान आरंभ हो चुका था। अखमनी शासक साइरस द्वितीय ने अपने राज्य का तीव्र विस्तार किया, जिसके तहत ईरानी राज्य को पूर्वी सीमा भारतीय राज्यों को स्पर्शित करने लगी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां साइरस द्वितीय के विजय अभियान के लिए सर्वथा उपयुक्त थीं। अखमनी शासकों के लिए पश्चिमोत्तर भारतीय प्रांतों के विजय का राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामरिक महत्व भी कम नहीं था। वस्तुतः इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके भारत में प्रवेश के मार्ग को खोला जा सकता था। इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य यह था कि भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ इसी इलाके में होते हुए मध्य एशिया को जाता था। इस मार्ग का नियंत्रण का अर्थ था स्थल मार्गी व्यापार के सबसे समृद्ध स्रोतों से लाभान्वित होना। अंततः उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति तथा आर्थिक हितों की परिपुष्टि के लिए साइरस द्वितीय भारतीय भूभाग के विजय हेतु प्रस्तुत हुई। भारतीय भूभाग पर प्रारंभिक ईरानी आक्रमण के साक्ष्य के रूप में हमें यूनानी तथा रोमन इतिहासकारों यथा हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रैबो तथा एरियन के विवरण पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इन विवरणों का समान अध्ययन करने के पर ज्ञात होता है कि साइरस ने भारत विजय की सुदृढ़ योजना बनाकर मकरान के रास्ते से अपना प्रथम आक्रमण किया, परंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। साइरस अपने इस असफलता से निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने और शक्ति एकत्रित कर काबुल घाटी से दूसरा आक्रमण किया। उसके आक्रमण के दौरान प्राप्त सफलता से संबंधित इतिहासकारों ने परस्पर मतभेद दिखता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि साइरस सिंधु नदी के पश्चिमी स्थित भूभाग पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। सभी यूनानी लेखक इस तथ्य से सहमत हैं कि ईरानी साम्राज्य की सीमा इस काल में सिंधु नदी तक विस्तृत थी। ईरानी शासकों द्वारा भारत की तरफ से विस्तारवादी नीति को सर्वाधिक तर्कसंगत दिशा डेरियस प्रथम के काल में मिली। डेरियस प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी के स्रोतों में यूनानी लेखकों के वितरण के साथ बेहिस्तून पर्सिपोलिस तथा नक्श रुस्तम अभिलेख का भी उपयोग मिलता है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि सप्त सिंधु, गांधार तथा सिंधु नदी का क्षेत्र उसके द्वारा जीता गया। इतिहासकार हेरोडोटस भी डेरियस प्रथम के विजय अभियान की पुष्टि करते हुए दिखता है कि भारत यूनानी साम्राज्य का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है तथा इससे साम्राज्य को 360 टैलेंट सोना प्राप्त होता है। सिंधु क्षेत्र पर डेरियस के आधिपत्य की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि उसने अपने नौसेना अध्यक्ष
स्काइलैक्स के नेतृत्व में जहाजी बेड़े को सिंधु नदी के मुहाने का पता लगाने के लिए भेजा था। इस प्रकार डेरियस के साम्राज्य से सिंधु का प्रदेश शामिल था। जिसका पूर्व की ओर अंतिम विस्तार राजपूताना के रेगिस्तानी क्षेत्र तक था। निसंदेह डेरियस के इस विजय अभियान ने पश्चिमोत्तर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। इसके पश्चात भारत का संपर्क पाश्चात्य जगत से जुड़ गया। डेरियस प्रथम के उत्तराधिकारी छह्यार्स भारत में ईरानी साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने के कामयाब रहा। इसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में भारतीयों को नियुक्त किया। इसी सेना की मदद से उसने यूनानी आक्रमणकारियों को प्रत्युत्तर दिया था। छह्यार्स का काल उसकी धर्मांधता की नीति के लिए भी कुख्यात रहा है। माना जाता है कि भारत में उसने अनेक मंदिरों को ध्वस्त किया तथा लोगों को भारतीय देवताओं के बदले अहुर मजदा तथा प्रकृति की पूजा करने का आदेश दिया। यह छह्यार्स के पश्चात ईरानी शासक का भारतीय भूभाग में प्रभाव समाप्त होने लगा। यद्यपि ईरानी शासक 4वीं सदी ईसा पूर्व तक डेरियस तृतीय तक चलता रहा। इसी शासक को पराजित कर विश्व विजेता सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। अगर ईरानी आक्रमण का भारतीय भूभाग पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाए तो ज्ञात होता है कि इसका कोई ठोस राजनीतिक परिणाम नहीं मिलता है। ईरानी आक्रमणकारियों का आधिपत्य मात्र पश्चिमोत्तर भूभागों पर ही हो पाया था। चूँकि यह विजय भी अल्पकालिक थी, अंततः यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से लगभग अप्रभावी रही। इतना अवश्य हुआ कि इस आक्रमण ने भारत की सीमांत प्रदेशों के खोखले प्रतिरक्षा प्रणाली को उजागर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप आगे सिकंदर को भी उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण की प्रेरणा मिली। अल्पकाल की ईरानी प्रशासनिक व्यवस्था ने कुछ हद तक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया। इस प्रभाव की झलक मौर्य प्रशासन में देखने को मिलती है। मौर्य के अधीन स्त्री अंगरक्षिकाओं को सुरक्षा में नियुक्त करना, साम्राज्य को विभिन्न क्षत्रपियों में बांटना आदि ईरानी प्रभाव के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। अशोक की राजज्ञाओं की प्रस्तावना पर भी ईरानी प्रभाव दृष्टिगत होता है। ईरानी संपर्क के परिणामस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में भारतीय तथा ईरानी अरामाइक लिपि के संयोग से खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। मौर्य शासक अशोक ने भी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानसेहरा शहबाजगढ़ी के बृहद शिलालेखों खरोष्टी लिपि से अंकित करवाया था। मौर्य शासकों द्वारा इसने अपने आदेशों को विशाल स्तंभ पर अंकित करवाने की प्रथा पर भी ईरानी प्रभाव स्वीकार किया गया। उत्तर पश्चिम भारतीय क्षेत्र ईरानी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। इसके परिणाम स्वरूप यह एक बृहद व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ गया। अंततः इस काल में उत्तर पश्चिम में नगरीय अर्थव्यवस्था तथा एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन मिला। ईरानी तथा भारत के बीच संपर्क के परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों को भी प्रोत्साहन मिला। डेरियस प्रथम के काल में स्काइलैक्स द्वारा सिंधु नदी के मुहाने की खोजे जाने से नदी मार्ग के व्यापार का रास्ता खुल गया। इसी प्रकार ईरानी आक्रमण का भले ही व्यापक राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा किंतु सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। ईरानी आक्रमण के तत्काल बाद भारत में यूनानी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। इस यूनानी आक्रमण का नेता यूनान का सिकंदर था, जो कि अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात मात्र 20 वर्ष की आयु में यूनान का शासक बना। सिकंदर विश्व विजेता के स्वप्न से प्रेरित था। शासक बनने के उपरांत उसने एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों, फिनिशिया तथा मिस्र पर अधिकार करते हुए ईरानी साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया। इसके पश्चात वह भारत विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति सिकंदर के आक्रमण के लिए उपयुक्त थी। इस काल के पश्चिमोत्तर भारत में राजनीतिक
राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी। यह क्षेत्र अनेक हैं, अनेक राजतंत्र एवं ऐसे कबायली गणतंत्रों में विभाजित था जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में गहरा लगाव था। ये साम्राज्य एक दूसरे से संघर्षरत थे तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने में प्रस्तुत रहते थे। सिकंदर के पश्चिमोत्तर सीमा पर प्रकट होने के बावजूद इसके अराजक प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया। इन इलाकों में शासकों में दो सुविख्यात थे। पहला तक्षशिला का राजा आरंभ तथा दूसरा पोरस, जिसका राज झेलम चिनाब के मध्य पड़ता था। ये दोनों गठबंधन न कर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, परंतु दोनों संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे और खैबर दर्रा पर भी निगरानी नहीं रख सके। सिकंदर अपने विजय की महत्वाकांक्षा के साथ आर्थिक हितों एवं दार्शनिक रुचियों से भी प्रेरित हुआ था। उसे ज्ञात था कि भारत के अपार धन प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कारणों से प्रेरित होकर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर खैबर रास्ते से भारतीय भूभाग को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय सीमा पर आ पहुंचा। सिंधु नदी के आगे बढ़ने तक तक्षशिला के शासक आम्भी ने बिना किसी प्रतिरोध के सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने तक्षशिला के शासक की सहायता से अपनी सैन्य क्षमता का विस्तार किया और अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की। इसके बाद भी सिकंदर के लिए भारत विजय उतना सुगम नहीं रहा जैसा कि उसने सोचा था। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित छोटे छोटे गणतंत्रों की ओर से उसे कड़ी टक्कर दी गई। सिकंदर के तक्षशिला मार्ग में अश्वक और अष्टक शासकों ने उसका रास्ता रोक लिया। कठिन प्रतिरोध तथा छल बल के सहारे ही सिकंदर आगे बढ़ सका। इन गणतंत्रों में से मात्र नीसा ने ही अपने नगर में सिकंदर के आगमन का स्वागत किया। वस्तुतः नीसा के निवासी अपने आप को यूनानी देवता डायोनियस का वंशज मानते थे। सिकंदर तथा उसकी सेना को वास्तविक परेशानी पोरस के राज्य को जीतने में हुई। जैसा कि बताया जाता है, पोरस का राज्य झेलम एवं चिनाब के मध्य स्थित था तथा उस क्षेत्र पर सबसे सबल राज्य था। वहाँ का शासक पोरस वीर एवं स्वाभिमानी योद्धा था। उसने सिकंदर के पूर्व विजयों से प्रभावित हुए बगैर झेलम नदी के तट पर उसका रास्ता रोक दिया। पोरस के समकालीन राज्यों से गठबंधन बनाने का प्रयास भी किया, परंतु असफल रहा। अंत उसे भी सिकंदर के समक्ष हार माननी पड़ी। अगर इस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया तथा उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस राज्य को विजित करते हुए तथा अन्य छोटे मोटे प्रतिरोधों का सामना करते हुए सिकंदर व्यास नदी के तट पर पहुंचने में सफल रहा। इस नदी के पार शक्तिशाली मगध साम्राज्य की सीमा प्रारंभ होती थी, जो इस समय नंद शासकों के अधीन थी। माना जाता है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया तथा सिकंदर से वापस लौटने का अनुरोध किया। सिकंदर ने सैनिकों को काफ़ी प्रेरित किया, परंतु सैनिकों पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वस्तुतः यूनानी सैनिक लगातार युद्धों एवं भारतीयों के प्रतिरोध से भयाक्रांत तथा क्लांत हो चुके थे। उन्होंने भारत विजय के दौरान नंदों की विशाल सेना के बारे में भी सुन रखा था। सीमांत क्षेत्रों की जलवायु भी यूनानी सैनिकों के प्रतिकूल पड़ रही थी। सबसे बड़ी बात थी कि वे घर जाने को भी व्यग्र हो रहे थे। सैनिकों के असहयोग से बाध्य होकर सिकंदर ने वापस लौटना निश्चय किया। भारत से लौटने से पूर्व उसने विजित भारतीय क्षेत्रों को अपने मित्र शासकों में विभाजित कर दिया। उदाहरण के लिए सिकंदर ने झेलम एवं व्यास नदी के मध्य क्षेत्र पोरस को, सिंधु और झेलम की मध्य क्षेत्र आम्भी को तथा कश्मीर एवं उड़ीसा का इलाका अभिसार के शासक को सौंप दिया। उसने पर्याप्त संख्या में यूनानी सैनिकों को इस
इन नगरों की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। भारत से वापस लौटने के 1 वर्ष से पहले ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। अगर सिकंदर के आक्रमणों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। संभवतः इस साम्राज्य में भी इस आक्रमण ने भी कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाम उत्पन्न नहीं किया है। अगर यूनानी विवरण को छोड़ दिया जाए तो किसी भी समकालीन भारतीय स्रोत में इसकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ तक कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रख्यात आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसकी चर्चा नहीं मिलती है। अंततः माना जाता है कि सिकंदर का आक्रमण पश्चिमोत्तर भारत के लिए मात्र एक झंझावात के समान था। फिर भी यह सही है कि सिकंदर के आक्रमण ने काफ़ी हद तक अप्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न किया। माना जाता है सिकंदर के वापस लौटने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में फैली अव्यवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्कर्ष को संभव बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं क्षेत्रों में अपने प्रारंभिक जनाधार तैयार किया तथा तक शक्तिशाली नंद शासकों को उखाड़ फेंका। सिकंदर ने अपने भारत प्रवास के दौरान अनेक नए नगरों की स्थापना की तथा यूनानी बस्तियों को बसाया। उदाहरण के तौर पर निकाइया, बुकेफाला, सिकंदरिया, काबुल, अलेक्जेंड्रिया, वैग्राम का नाम लिया जा सकता है। ये नगर विभिन्न नदियों के तटों अथवा संगमों पर बसाया गया था जो आगे चलकर महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गए। यूनानियों ने जिस मार्ग का चयन भारत पर आक्रमण करने के लिए किया था, कालांतर में वही मार्ग वैकल्पिक वाणिज्यिक मार्ग के रूप में उभरा। यूनानी संपर्क के परिणामस्वरूप भारत में यूनानी उलूख शैली तथा चांदी के द्रव्य सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसके अलावा यूनानी आक्रमण ने भारत में सैन्य कला, साहित्य, चिकित्सा, ज्योतिष को भी प्रभावित किया। सिकंदर के साथ हुए युद्धों ने भारतीय हस्ती सेना की दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। फलतः भारत में भी अश्वारोही सेना के गठन पर विशेष बल दिया जाने लगा तथा कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ ग्रहण किया। मौर्य स्तंभों के शीर्ष को मंडित करने वाली पशु आकृति पर यूनानी प्रभाव महसूस किया गया। कालांतर में पश्चिमोत्तर प्रदेशों की गांधार कला शैली यूनानी कला के प्रभाव से ही विकसित हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के साथ भारत आने वाले अनेक दार्शनिकों को भारतीय दर्शन से लाभान्वित होने का मौका मिला। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट है। भारतीय दर्शन पर भी यूनानी चिंतकों का प्रभाव महसूस किया गया। सिकंदर के आक्रमण का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि इसने भारतीय इतिहास के तिथिक्रम को सुनिश्चित कर दिया। ऐसा सिकंदर के साथ आए लेखकों के द्वारा छोड़े गए विवरणों के आधार पर संभव हो सका। पारंपरिक बौद्धिक आदान प्रदान से दोनों देशों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कुल मिलाकर सिकंदर के अधीन यूनानी आक्रमण से भारत और यूनान के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का वह सिलसिला प्रारंभ हुआ जो चरम परिणति हिंदू यूनानी शासकों के काल में देखी जा सकती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में होने वाले आर्थिक परिवर्तन 6ठी सदी ईसा पूर्व में कृषि अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखा गया है। मध्य द्वाब क्षेत्रों में जंगल की सफाई हुई तथा कृषि का प्रसार हुआ। जंगलों की सफाई के लिए अग्नि का प्रयोग पहले से ही हो रहा था तथा इस काल में जारी रहा। फिर भी लौह उपकरण के प्रयोग से जंगलों को सफाई के साथ साथ भूमि की जुताई भी अपेक्षाकृत आसान हो गई। लोहे के बने कुदाल एवं लोहे के फाल की सहायता से भूमि के नीचे दबे हुए पेड़ों की जड़ को साफ करना अधिक सुगम था। फिर इस काल में लोहे को गलाने की पद्धति भी पूर्व काल की तुलना में अधिक बेहतर हुई। इसने आसानी से तोड़ने मोड़ना संभव हुआ। यही वजह है कि इस काल में लोहे के बने कृषि उपकरणों की संख्या बढ़ गई। जखेरा नामक स्थान से हमें लोहे का हल और फाल भी प्राप्त हुए हैं।
समकालीन ग्रंथों से भी हमें बेहतर प्रकार की भूमि जुताई के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए सुत्त निकाय और अष्टाध्यायी से सूचना मिलती है कि भूमि को दो तीन तीन बार जोता जाता था। फिर इस काल में धान की रोपाई पद्धति का विकास हुआ तथा दासों एवं कर्मकारों के कृषि में लगाया गया। गेहूं की तुलना में चावल की उपज अधिक थी। अंततः मध्य दाब का यह चावल उत्पादक क्षेत्र अधिक लोगों को खिला सकता था। अंततः स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। पीजीडब्ल्यू स्थलों की तुलना में एनबीपीडब्ल्यू स्थलों की संख्या में अधिक मिलती है। भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध काल में भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा क्षीण रूप से विकसित होने लगी थी। यह स्थिति इस काल में वैदिक युग से अलग कर देती है। वास्तव जैसा कि शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि यज्ञ कराने वाले राज हैं। एक पुरोहित ने यज्ञकर्ता से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में दान में मांग ली थी, किंतु उसके केवल प्रतीकात्मक महत्व है। व्यवहार में इस काल में भूमि अनुदान की शुरुआत नहीं हुई थी और न ही भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा विकसित हुई थी। पहली बार बौद्ध ग्रंथ में खेतपति, बथुपति, खेत सामिक जैसे शब्द का प्रयोग मिलता है, जो कहीं न कहीं भूस्वामी की ओर संकेत करता है। फिर हमें बौद्ध ग्रंथ से यह सूचना मिलती है कि श्रावस्ती के एक गृहपति ने जेत कुमार से जेतवन बिहार खरीदकर महात्मा बुद्ध को दान में दिया। यह भूमि दान का साक्ष्य है, किंतु ध्यान में रखना चाहिए कि इस काल में संभवतः खेती योग्य भूमि अनुदान में नहीं दी जाती थी, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में स्पष्ट कहा गया है कि केवल बागानी एवं जंगल की भूमि दान में दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ हमें बिंबिसार एवं प्रसेनजीत जैसे शासकों के द्वारा भी बौद्ध संघों एवं ब्राह्मणों को अनुदान देने का जिक्र मिलता है। इसका अर्थ है कि संभवतः इस काल में राजा बंजर भूमि, जंगल और खानों पर अपने स्वामित्व का दावा करने लगा था। शिल्प उत्पादन कृषि अधिशेष ने शिल्प विकास का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध ग्रंथ में 18 प्रकार के शिल्पों की सूचना मिलती है। शिल्प विकास के परिणाम स्वरूप शिल्प विशेषीकरण को प्रोत्साहन मिला। फिर शिल्प विकास के परिणाम स्वरूप खास प्रकार के शिल्पी का एक खास क्षेत्र बसने लगे। उदाहरण के लिए वैशाली के कुम्हारों की बस्ती की सूचना मिलती है।